मित्रों, ये नहीं है सित्रों, दिस इज सिट्रोएन और सिट्रोएन, जो कि भारत में दस्तक देने को तैयार है। ये है फ्रांस की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड। खमागणी देवियों सज्जनों, नमस्कार, बॉन्जूर। माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड दिस इज सिट्रोएन्स फ्लैगशिप मॉडल C5 एयरक्रॉस। So, how does it look? In my book, अति उत्कृष्ट और मिलेनियल्स और जेन जी की भाषा में एक नंबर। ये पॉसिबली उन कुछ चुनिंदा डिजाइन्स में से है जो कि बहुत बिजी होते हुए भी ग्रेसफुल नजर आती है। डिजाइन में कुछ हाइलाइट्स मुझे बेहद यूनिक लगे, जैसे कि फ्रंट में आपको 2 पार्ट ग्रिल मिलती है, जिसमें अपर पोर्शन में आपको LED DRLs देखने को नजर आएंगे और लोअर पोर्शन में हेडलैम्प्स नजर आएंगे। बम्पर भी काफी यूनिक है विद रेक्टेंगुलर कटआउट्स ऑन ईदर साइड्स। ये सिमिलर रेक्टेंगुलर कटआउट्स आपको साइड्स में भी नजर आएंगे, और अगर आप इसका वाइट कलर पिक करते हैं तो ये कटआउट्स आपको रेड फिनिश में मिलेंगे, जो कि इसे बखूबी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं विद 235/55 सेक्शन टायर्स। और अब C5 एयरक्रॉस के सबसे खूबसूरत एंगल / प्रोफाइल की बात, और वो है इसका रेयर प्रोफाइल। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी रेक्टेंगुलर शेप 4 पार्ट LED टेल लाइट्स। बम्पर भी स्टैंड आउट करता है विद डुअल एग्जॉस्ट पोर्ट्स, जिसमें से ऑफ कोर्स सिर्फ एक फंक्शनल है, दूसरा सिर्फ शोबाजी के लिए है। डायमेंशंस के मामले में C5 एयरक्रॉस अपनी चिर प्रतिद्वंदी टूशॉन से लगभग हर लिहाज से बड़ी है, इंक्लूडिंग द लेंथ एंड द व्हील बेस। और 230 mm का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस भी जबरदस्त है। बाय द वे, C5 एयरक्रॉस 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, फील और शाइन। हमने इसका फील वेरिएंट चलाया, जिसमें शाइन वेरिएंट के मुकाबले 3 फीचर्स कम आते हैं: सनरूफ, LED हेडलैम्प और इलेक्ट्रिक टेलगेट। Did you hear all that? जो रीअश्योरिंग थर्ड है, चाहे आप गेट बंद कर लीजिए, आप इसका बूट बंद कर लीजिए, या फिर आप डैशबोर्ड को जब टच करते हैं, जो साउंड है वो रीअश्योर करता है, वो दिखाता है आपको कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे आपको ऑफर करने की कोशिश कर रहा है सिट्रोएन। और जो कि ये भी दिखाता है, क्योंकि इनका फ्लैगशिप मॉडल है, तो जो भी वो सबसे बेहतरीन ऑफर कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। दैट मीन्स शुरुआत ही मेरी यही होगी कि अगर आप क्वालिटी मटीरियल ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी फील देख रहे हैं कि अंदर आते ही आपको थोड़ा स्पेशल टाइप फील हो, एक अच्छी क्वालिटी अप मार्केट फील हो, तो वो आपको सिट्रोएन की ये C5 एयरक्रॉस डेफिनेटली ऑफर कर सकती है। एक और चीज़ जो स्टैंड आउट करती है C5 एयरक्रॉस के बारे में, वो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन लेआउट। मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अप मार्केट और स्टाइलिश से डिज़ाइन है। वो कहते हैं ना कि फ्रेंच लोग डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप अंदर आएंगे तो आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा कि इनके डिज़ाइन होती है, यहाँ पर भी सेम आपको नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे ये वाला जो पार्ट है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये रेड स्टिच यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ऑफकोर्स ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, बट उसके बाद फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है। ये वाला लेआउट देखोगे आप ये टच स्क्रीन का, तो ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है भारत में। थोड़ा साइड से देखोगे तो लगेगा कि BMW की किडनी ग्रिल आ रही है, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है। ये वैसे टाइप के वेंट्स दिए गए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। ये बीच में टच स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन देखने में अच्छी लग रही है। मैट टाइप फिनिश दिया गया है, तो किसी भी एंगल से देखोगे तो एक्सट्रीम शाइन नहीं करती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए इंफोटेनमेंट के। अब ये दबाएंगे तो यहाँ से आप मेन्यू में जा सकते हैं, जो मल्टीपल मेन्यूज़ होंगे ऑफकोर्स, उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ से आप म्यूज़िक सिस्टम को अगर कुछ ऑपरेट करना हो तो वो कर सकते हो। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड या फिर डुअल ज़ूम क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको दिया गया है। दैट मीन्स जो 2 पैसेंजर हैं, फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर, अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया है। फ़ैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये नेविगेशन का दिया गया है, बट उसके लिए आपको ऑफकोर्स स्मार्टफोन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नेविगेशन काम करता है। मतलब बिल्ट इन नेविगेशन आपको नहीं दिया गया है।
यहाँ से आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन दिखा रहे हैं कि एंड्रॉइड ऑटो आपको दिया गया है, एप्पल कारप्ले आपको दिया गया है, मिरर लिंक है और ब्लूटूथ टेलीफोनी तो आपको दिया ही गया है। सो ऑल दैट इज़ देयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ बटन्स आपको दिए गए हैं, डिफॉगर वाले ये बटन्स आपको दिए गए हैं। ये इंटरनल रीसर्कुलेशन आपको करना हो तो वो वाले बटन हैं। यहाँ पर भी बटन्स की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त लग रही है। ये एसी को डायरेक्टली ऑफ या ऑन करना, वो वाला बटन दिया गया है। लॉक अनलॉक करना हो दरवाज़ों को तो उसके लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। और इंजन स्टार्ट स्टॉप जो ऑटो कट हो जाता है बेसिकली, अगर आप जब ट्रैफिक में आते हैं तो आपका इंजन बंद हो जाता है, उस फीचर को आपको बंद करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी खासी जगह दी गई है। एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, हालांकि वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं दी गई है, दैट्स अ मिस। 12 पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है, बट जगह ये ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की पोजीशनिंग है। इको मोड या स्पोर्ट मोड जो भी आपको एक्टिवेट करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट का फीचर दिया गया है। और ये डायल आप देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड जो होते हैं वो वाले डायल हैं, जो भी मोड्स आपको एक्टिवेट करने हो। 4 मोड्स आते हैं इसके अंदर, नॉर्मल मोड, सैंड मोड आता है, मड मोड आता है और स्नो मोड आता है। ये सब मोड्स दिए गए हैं। और आप चाहें तो जो ESP सिस्टम है उसको टोटली डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लेकर आएंगे तो वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा गियर लीवर दिया गया है, जो कि हमने कई एक्सपेंसिव कार्स में देखा है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ट्रीटमेंट है। तो कहने का मतलब इतने सारे बटन्स, इतने सारे फीचर्स यहीं पे दिए गए हैं, उसके बाद भी आप इसको देखकर नहीं बोल सकते हो कि ये बहुत बिजी लग रहा है। इसी को आप एक बेहतरीन डिज़ाइन बोलते हो और बहुत अच्छा लेआउट बोलते हो कि बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ पे की गई है। तो उस लिहाज से आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। अगेन बहुत अच्छी डिज़ाइन है, परफेक्ट है होल्ड करने में, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, एकदम परफेक्ट साइज़ है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये थोड़ा मैट टाइप आप फिनिश बोल सकते हो, लेदर से रैप किया गया है। पैडल शिफ्टर्स आपको ऑफ कोर्स दिए ही गए हैं। आप चाहें तो इस स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट होती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में अगर बटन देखोगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है पूरा डिजिटल ही दिखाई देता है। बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस है, बहुत ही क्लियर नज़र आता है, बहुत ही क्लीन लेआउट अगेन यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको जो भी लेआउट जिस हिसाब का भी चाहिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसे टैप करता हूँ, हाँ मैं इसे घुमाता हूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे मिनिमलिस्टिक एकदम डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे सिंपल स्पीडोमीटर आ रहा है। और स्पीडोमीटर एक्चुअली आपको ऊपर भी दिखाता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये डायल ऊपर आगे पीछे होता है जैसे जैसे स्पीड आपकी आती है। अब कुछ और चेंज करना हो कि मुझे डायल्स लेकर आने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को टैकोमीटर आ गया। यहाँ पे फ्यूल गेज तो ऑफकोर्स आ ही रहा है, स्पीडोमीटर यहाँ पे आ ही रहा है। और यहाँ पे आप जो भी मोड में है, अभी पार्किंग मोड में है तो P आपको दिखा रहा है, अगर ड्राइव मोड में आपको ड्राइव मोड दिखाने लग जाएगा। तो बहुत ही क्लीन, बहुत ही खूबसूरत लेआउट अगेन यहाँ पर भी आपको नज़र आता है। MID भी जो है इसकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप देखोगे ट्रिप 1 है आपके पास में, ट्रिप 2 है आपके पास में, करंट इन्फॉर्मेशन कि कितने किलोमीटर की आपकी रेंज बची है, किलोमीटर पर लीटर कितनी फ्यूल एफिशिएंसी निकल रही है वो आपके लिए दिखा देगा। अभी ये रीसेट की हुई है तो वो आपको दिखा नहीं रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा आपको ये MID भी मिलता है। अब बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट की। तो सीट्स जो हैं वो बेहद कंफर्टेबल हैं, अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। फैब्रिक जो है वो बहुत शानदार लग रहा है। आप देखोगे लेदरिट फिनिश आपको दिया गया है, ऊपर फैब्रिक दिया गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो एक बेज कलर का कुछ स्ट्रिप सा दिया गया है और फिर हल्की हल्की ऑरेंज स्टिचेस भी आपको यहाँ पे नज़र आती है, जो कि मतलब काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में प्ले अराउंड करने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बिजी हो गई है। अच्छा साइड बॉस्टिंग सपोर्ट आपको दिया गया है। ये चंकी सा आपको हेडरेस्ट दिया गया है। आपको इसे एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है, बहुत ही ईजी है। यूजुअली क्या होता है यहाँ से आप दबाओ, आप ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाते हो, यहाँ से एक बटन दबाया आपने, ईजिली आप इसे कर पाओगे। दैट्स अ थॉटफुल टच आई बिलीव। एक और चीज़, अगर को पैसेंजर सीट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ISO फिक्स चाइल्ड सीट यहाँ पर भी आपको माउंट करनी हो आप कर सकते हो। ऑफकोर्स यूरोप में एज अ नॉर्म ये सब चीज़ें मिलती है तो यहाँ पर भी आपको दे दी गई है, क्योंकि मोर और लेस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलता है। हालांकि कुछ एक फीचर्स जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो आपको टूशॉन में मिलती है, या फिर आप यूजुअली इस प्राइस ब्रैकेट में जाते हो जिस प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक ये टारगेट करेंगे उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। यहाँ पे आपको मिस कर दी गई है, जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। बट सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अच्छी है। ये वाली जो सीट है ड्राइवर साइड आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, 6 वे एडजस्टेबल है, ठीक ठाक बढ़िया पोजीशन में आने में आपको आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। लेट्स डू इट अगेन। इसलिए क्योंकि जेन्युइनली बहुत ही
रीअश्योरिंग साउंड है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात करते हैं रियर सीट एक्सपीरियंस की, जो कि अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है या मुझसे भी ज़्यादा है, 5'8", 5'9" तक हैं, इनफैक्ट 5'10" तक होंगे तो आई डोंट थिंक आपको परेशानी होगी। स्कूप्ड इन सीट है ये फ्रंट वाली जो सीट है, उसकी वजह से आपको नी रूम बहुत अच्छा मिल जाता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट स्पेशियस ऑफ द लॉट, कि सबसे ज़्यादा स्पेस आपको अपने सेगमेंट में देगी, पर कंफर्ट के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है। सीट की जो बनावट है, मतलब ये 3 सीटें हैं बेसिकली, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक सिंगल सीट नहीं है, ये 3 सीट्स हैं। इन तीनों को आप अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आगे हो गई एक इंडिविजुअल सीट है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा आगे करते हो तो आप इसमें घुस जाते हो, तो यहाँ पे बच्चा बैठे तो ही बेटर है। अब बनावट की अगर आप बात करोगे तो उठी हुई सीट है। यूजुअली क्या होता है, जब आपको बेहतर थाई सपोर्ट बनाना होता है तो सीट्स को थोड़ा सा हल्का सा उठा देते हैं, जिसकी वजह से थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। मेरी जितनी हाइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़े लंबे होंगे तो भी आई डोंट थिंक आपको थाई सपोर्ट वाइज कोई दिक्कत आएगी। हेडरूम की बात करोगे तो हेडरूम भी मोर देन इनफ मुझे लग रहा है, और लेग रूम भी ठीक ठाक है। बट अगेन अगर आप बहुत लंबे हैं तो वो थोड़ी सी शिकायत आपको लग सकती है। अच्छी बात यह है, अगर 3 लोग बैठ रहे हैं तो तीनों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगेन फुल टच, तीनों के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिलती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच वाली जो सीट है उसे आप आगे पीछे कर सकते हो। साइड वाली सीट्स को भी ऑफकोर्स आप आगे पीछे कर सकते हो। रिक्लाइन ऑफकोर्स आप कर सकते हो, बट उसके लिए सीट आपको थोड़ी सी आगे खींचनी पड़ती है, जैसे कि मैंने की, बट यहाँ पे नी रूम कम हो जाता है। और रिक्लाइन भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मेरे को लगता नहीं कोई बहुत काम का फीचर है। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि ये वाली जो सीट्स हैं उनको आप फोल्ड कर सकते हो। आप ये जो लीवर दिया गया है, अगर आप इसको खींचोगे उसके बाद में आप इस सीट को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि आप और स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। बूट स्पेस ऑलरेडी इसका ठीक ठाक बड़ा है, और यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, बट यहाँ पे आप ब्लोअर या फैन स्पीड जो है उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए कोई भी बटन नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। इंडिया जैसी क्लाइमेट कंडीशन में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, आपको फैन स्पीड कभी ज़्यादा करनी हो तो आगे वालों पर निर्भर आपको रहना पड़ता है। नीचे की तरफ देखोगे आप तो USB पोर्ट दी गई है, एक USB पोर्ट है। अगैन एक मेरे हिसाब से ये एक और नेगेटिव है कि 2 ही USB पोर्ट है पूरी की पूरी, एक आगे है और एक पीछे है, और दोनों के दोनों फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि आज हम सभी के पास में ऐसे डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, हम ऑन द गो चार्ज करते रहते हैं। बट यहाँ पे आप बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं, 4 लोग भी जा रहे हैं, तो इनफ आपको नहीं मिलता है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटीरियर एक्सटीरियर की बात हो गई, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि क्या इन्होंने यहाँ पे किया है, क्या कुछ ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, एंड हाउ डज इट परफॉर्म, और क्या जो इनका कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्या वो राइड कंफर्ट भी ये ऑफर कर पाए हैं। तो सबसे पहले जो इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो है मात्र 2 लीटर का डीजल इंजन। दिल बी नो पेट्रोल एंड दिल बी नो डीजल मैनुअल। जो 2 लीटर का डीजल इंजन में बात कर रहा हूँ, ये इंजन PSA ग्रुप एक्चुअली फोर्ड को भी देता है कुछ एक मार्केट्स में, विच इज़ ए काइंड ऑफ शॉकिंग, क्योंकि फोर्ड खुद अपने डीजल इंजन के लिए जाना जाता है, बट वो भी कुछ मार्केट्स में इनसे लेते हैं। अब इसकी बात करें तो ये लगभग 177 PS, तो 174 bhp के आसपास इसकी पावर हो गई, 400 न्यूटन मीटर्स के आसपास इसका पीक टॉर्क हो गया, जो कि इस साइज़ के व्हीकल के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छे फिगर्स हैं। और जो गियर बॉक्स है वो एक 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, जो कि ये सोर्स करते हैं एजेन से। और ये जो गियर बॉक्स यूनिट है ये भी बहुत सारे जर्मन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी साथ में लेते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव जो सेटअप्स होते हैं उनके लिए ये वाला गियर बॉक्स यूरोप में काफ़ी पॉपुलर ये एक गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट BMW X1 में भी आपको ये मिलता है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी भी मोमेंट एक्चुअली, जैसे कि मैंने कहा कि जो पावर फिगर्स हैं वो मोर देन इनफ लगते हैं इस व्हीकल के लिए, इस साइज़ के लिए। तो किसी भी मोमेंट आपको ऐसा नहीं लगता कि पावर की कोई कमी है। इसमें एक्चुअली आपको 2 मोड्स मिलते हैं, एक इको मोड मिलता है और एक स्पोर्ट मोड मिलता है। मैं इसे मोस्टली इको मोड में चला रहा हूँ, जिससे कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएँ। और इको मोड में होते हुए भी किसी भी मोमेंट अगर आप टैप भी करते हो, जैसे कि अभी मैं टैप कर रहा हूँ, तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड हो रहा है। गियर बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छे से टैंडम में काम कर रहा है उस पावर को डिलीवर करने में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स इको। आपको लगेगा नहीं कि ये इको मोड है, हालांकि अगर आप इको मोड में हैं तो क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी फोकस्ड है, दैट मीन्स
जो गियर्स हैं वो जल्दी से आपके अप हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट अप जो है वो बहुत ही क्विक है। अभी मैं D8 में हूँ, दैट मीन्स 8th गियर में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। अगर आपको इकोनॉमी मोड में ही कभी भी ओवरटेक करना हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक बार हल्का सा जब टैप करते हैं तो गियर बॉक्स अंडरस्टैंड कर जाता है कि आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो वो हल्का सा पुश आपको देने की कोशिश करता है। हालांकि इको मोड में वो आपको ज़्यादा फील नहीं होता है, वो आपको फील होता है स्पोर्ट मोड में। अभी मैं इसका स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करता हूं एंड द मोमेंट आप स्पोर्ट मोड में आ जाते हैं, उसके जस्ट बाद में आपको इंस्टेंटली फील होने लग जाता है कि एकदम से ज़्यादा पावर आपको यहाँ पे मिलने लगी है। वो जो इंजन बोलते हैं ना कि इंजन बॉयल पे आ गया है, यू स्टार्ट फीलिंग दैट, वो यहाँ पर भी हो गया है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी क्रिस्प हो जाता है, काफ़ी तेज़ हो जाता है। और ये आवाज़ सुन रहे हो, दैट्स राइट, काफ़ी स्पोर्टी सी आवाज़ भी आपको ये इंजन जो है वो देने लग जाता है और बहुत जल्दी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आप कैचअप कर लेते हो। थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत क्विक हो जाता है, बस हल्का सा टैप कीजिए, तुरंत ये डाउन शिफ्ट करता है एंड यू गेट दैट बूस्ट। वो जो आपको एकदम से पावर चाहिए वो आपको एकदम से यहाँ पे मिलने लग जाती है, विच आई थिंक मेक्स इट रियली एंटरटेनिंग टू ड्राइव। वहाँ पे आपको पता पड़ता है कि क्यों ये टॉर्की इंजन जो है वो हेल्प करता है इसके ओवरऑल कैरेक्टर को बढ़ाने में, इन टर्म्स ऑफ अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देख रहे हो, या फिर अगर आप इको और स्पोर्ट दोनों को ही बंद कर देते हो तो आप इसे हमेशा एक नॉर्मल मोड में रख सकते हो, जैसे कि आप सिटी मोड बोल सकते हो या रेगुलर नॉर्मल जो भी मोड बोलना चाहते हो बोल सकते हो। उसमें भी ये बहुत ही तमीज़ से काम करता है, मतलब अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी दे दिया, आपको अच्छी पावर भी डिलीवर कर रहा है। किसी भी मोमेंट आपको ये लग भी नहीं रहा है कि ओवरटेक्स करते वक्त बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ रही है। हल्का सा टैप एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग। स्पोर्ट में तो जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा मज़ा आता ही आता है। और इंजन हमेशा, मतलब कभी भी हार्श ये साउंड नहीं करता है, जो कि यूरोपियन ये कार्स की एक खास बात है कि ये पता नहीं इंजन में ऐसा क्या करते हैं कि आप कितना भी पुश कीजिए इन्हें, बट ये रिफाइंड, मतलब वो रेड लाइन तक भी रिफाइंड रहते हैं। हालांकि इसकी जो रेड लाइन है वो लगभग 5200-5300 आरपीएम के आसपास आ जाती है, पर उस मोमेंट तक आपके पास में लगातार पावर रहती है और हार्शनेस नहीं आती है। जो हल्की सी हार्शनेस आपको फील होती है वो जब आप एकदम स्टार्ट करते हो इंजन को, तो वो जो टिपिकल डीजल इंजन वाला जो हल्का सा आपको फील होता है वो यहाँ पे फील होता है। ऑल्दो इंसुलेटेड है, वेल इंसुलेटेड है, बाहर की आवाज़ बहुत अच्छे से कट ऑफ कर देता है, विंड नॉइज़ मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। रोड नॉइज़ जो है हल्की हल्की आपको, जो टायर वाली नॉइज़ है वो आपको थोड़ी सी अंदर सुनाई देती है। इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको नहीं सुनाई दे रही है। मैं ट्रिपल डिजिट स्पीड ही कर रहा हूँ लगातार और किसी भी मोमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है। बहुत ही कंफर्टेबल सा फील कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है कि मैं हाई स्पीड्स कर रहा हूँ एक्चुअली। और जब सस्पेंशन सेटअप्स की बात आती है तो सिट्रोएन ग्रुप की अगर आप बात करोगे, सिट्रोएन ब्रांड की बात करोगे, तो इन लोग को जाना जाता है कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो हैं इन्होंने इजाद किया था उसका 1948 में। अब अगर आप इस पर्टिकुलर व्हीकल की बात करोगे तो इसके अंदर इन्होंने एक पेटेंटेड टेक है इन्हीं की सस्पेंशन में ही, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशंस ये बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप जब नॉर्मल कोई सस्पेंशन लेते हो तो उसमें आपको स्प्रिंग्स मिलते हैं, शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 एडिशनल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं दोनों साइड में, जो कि कंप्रेशन और जो रिबाउंड जो आपका है उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी जो है वो बहुत शानदार आपको यहाँ पे मिलती है। तो जहाँ इसके सस्पेंशंस आपको एक कंफर्टेबल राइड ऑफर करने में मदद करते हैं जब आप अंडुलेशंस में होते हैं, बट उसके बाद भी एक चीज़ जो आप फील करोगे वो ये है कि बॉडी रोल जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको फील होता है जब आप क्विक कुछ चेंज करना चाहें लेन, जैसे कि मैं अभी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये फील जो है वापस से ये आपको डेफिनेटली फील हो रहा है कि यहाँ पे बॉडी रोल है, जो कि ऑफकोर्स हायर ग्राउंड क्लियरेंस होने के साथ में वो एक चीज़ आ जाती है। एक और चीज़, आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप यहाँ पे नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, इन्होंने एक कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स आपको दिए हैं, जिसके अंदर आपको सैंड मोड मिल जाता है, स्नो मोड मिल जाता है और एक मड मोड मिल जाता है, जो कि थोड़ी बहुत इंजन की ट्यूनिंग को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जिस भी सरफेस में आप उस हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क हल्का फुल्का आ जाए। बट हमने वो टेस्ट नहीं किया है और ऑफ रोडिंग इससे मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ रोडिंग केपेबल गाड़ी है नहीं। पर मुझे लगता है कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप अगर दे दिया जाता है तो कई बार आप खराब रास्तों पे जाते हो तो आपको मिलने, मतलब वो थोड़ी कैपेबिलिटी प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल मोड हो जाए तो वहाँ पे वो दोनों मिलकर अच्छा एक आपको ढंग का एक्सपीरियंस दे देते हैं खराब रास्तों पे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बिग मिस। आई एम नॉट टू श्योर कितने लोग ऑल व्हील ड्राइव लेने वाले, बट क्योंकि ये लोग प्रीमियम इसको पोजीशन करना चाह रहे हैं और इसका सीधा राइवल ट्यूशन की अगर बात करोगे तो वहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है और बाहर ही ऑलरेडी ऑफर कर ही रहे हैं, तो वाई नॉट इंडिया में भी ऑफर कर दिया जाता।
बट वो यहाँ पे मिस किया गया है। जब आप स्टीयरिंग की बात करते हो तो उसमें भी वेट जो है वो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेटिव आपको इसका स्टीयरिंग लगता है। चाहे आप कोई से मोड में हो, वैसे आप कोई भी मोड में होंगे तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता, स्टीयरिंग बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, वैसे के वैसा फीडबैक आपका रहता है, जो कि काफ़ी रीअश्योरिंग है। हाई स्पीड्स भी कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, बहुत ही फर्म रहती है स्टीयरिंग, और सिटी स्पीड्स के हिसाब से ठीक ठाक वेट है। एक परफेक्ट वेट जिसे मैं मानता हूँ वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और ऑफ कोर्स स्टीयरिंग के पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, इन केस आपको चाहिए कि आप इंजन को थोड़ा बेहतर कंट्रोल करना चाहते हैं, सर्टेन गियर्स में रहना चाहते हैं, तो आप पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल करके जिस भी गियर में जाना चाहें, मतलब सॉर्ट ऑफ मैनुअल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ओवरऑल विजिबिलिटी के हिसाब से मुझे जेन्युइनली कोई शिकायत नहीं लगी है। सिट प्रीटी हाई, आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है अपनी सीट को। ए प्ले की पोजीशनिंग अच्छी है, आपको ठीक ठाक चंकी सा ORVM मिल जाता है। बट अगर पीछे दो लोग भी बैठे हैं और अपना वो हेडरेस्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए विजिबिलिटी जो है वो एकदम ब्लॉकेज हो जाती है। मतलब ORVM से IRVM से अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो वो विजिबिलिटी एकदम ब्लॉक हो जाएगी, तो आपको साइड मिरर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो वो एक कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे लिए, जैसे कि मुझे IRVM में देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा यूज टू होने में मुझे समय लग रहा है। ऑलराइट, एक चीज़ जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ और आप लोग बहुत बार बोलते हो कि फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ है, माइलेज फिगर्स कहाँ है। तो फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो अभी जो मुझे दिखा रही है, जितना भी हमने चलाया है, ओवरऑल 13.8 kmpl ये दिखा रही है, जो कि मेरे हिसाब से बेहद इंप्रेसिव है, क्योंकि हमने हाईवेज पे हाई स्पीड्स में भी से चलाया है, शहर में भी चलाया है, इको मोड में भी चलाया है, स्पोर्ट मोड में भी चलाया है। तो ऑन एन एवरेज निकाल के 14 के आसपास दे देना एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। हालांकि कंपनी का क्लेम है कि 18 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकती है, एंड आई कैन जेन्युइनली ट्रस्ट देम, क्योंकि जिस हिसाब से हमने चलाई है उसके बाद भी इतनी निकाल के फ्यूल एफिशिएंसी दे देना, थोड़े और आराम से चलाओगे उसके क्लोज तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। So that's it people on the Citroen C5 Aircross, एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV, इस ब्रांड की पहली ऑफरिंग और इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि डिसाइड करेगा इनका फ्यूचर। और फ्यूचर डिसाइड करने में एक और चीज़ मदद करेगी, वो है इसकी प्राइसिंग। अगर इसे कॉम्पिटिटिव रख पाते हैं तो ये बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी, उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी या फिर बहुत ज़्यादा क्रोम से सजी धजी SUVs नहीं लेना चाहते। एक सटल, एक टाइमलेस टाइप डिज़ाइन जो कि आप हमेशा पसंद करने वाले हैं, वैसी कुछ डिज़ाइन पसंद करते हैं तो ये पसंद आ सकती है। कंफर्ट अगर आपका प्रायोरिटी है और क्वालिटी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ये हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपकी जो उम्मीद है प्राइसिंग को लेकर वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।